ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आज हम देखते हैं। ट्रांसलेशन एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो कि सेल्स में पाया जाता है, जिसके द्वारा अमीनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या है? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ये एक प्रकार का ग्रेन्युलर ऑर्गन है सेल्स में जो पाया जाता है। ठीक है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे हजारों की संख्या में ये पाए जाते हैं सेल्स में, और ये इसके दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, और दोनों मिलकर काम करते हैं। जनरली वो अलग अलग रहते हैं जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं, परंतु जब वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो कैसे मिलते हैं आगे हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट में एक पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है किसके बीच में? अमीनो एसिड। ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये मैंने अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कैटलाइज किया जाता है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। तो ये जो है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में ही इंटीग्रल तौर पर ही एक कैपेसिटी होती है। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में ये होता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो ये एक मशीन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये क्लियर है। ठीक है, तो अमीनो एसिड ही इसमें एक के बाद एक ऐड होते हैं। ठीक है, जनरली 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है बनने के बाद, जैसे अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ गए। ठीक है, तो हजारों अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड में हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स यानी अमीनो एसिड के चैन जो बनता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड चैन कहते हैं। उसी को हम प्रोटीन भी कहते हैं। जनरली क्या होता है, कई प्रोटीन क्या होता है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। तो समझ लीजिए कि जो राइबोसोम के द्वारा एक बार में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। एक चैन बनेगा। एक मैसेंजर आरएनए में जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे मैसेंजर आरएनए में क्या है? इंफॉर्मेशन है कोडोन के रूप में। तो इनकी जो सूचना के द्वारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, तो वो क्या होगा? एक चेन बनेगा एक बार में, है ना। ठीक है, तो इसमें सूचनाएं होती हैं। मैसेंजर आरएनए जनरली दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक है मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए उसमें सूचना है, तो एक, ठीक है, तो एक ही प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब उसमें कई कोडिंग सीक्वेंस होते हैं अलग अलग जगह पे, और उससे एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ठीक है, एक ही मैसेंजर आरएनए में थोड़ा लंबा होता है, उसमें कई सिस्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टी आरएनए इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो कि अमीनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, कैरी करता है, और ये राइबोसोम के साथ जुड़ता भी है और अमीनो एसिड को एक क्रम में जोड़ते जाता है। ठीक है, तो टी आरएनए भी जो होते हैं सभी अमीनो एसिड के लिए, जैसे अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 टाइप के, तो टी आरएनए भी कम से कम 20 टाइप के होने चाहिए। जनरली क्या होता है कि अलग अलग कोडॉन के लिए अलग अलग हो सकते हैं ना, एक से ज़्यादा टी आरएनए भी होते हैं। जैसे कोडॉन कितने होंगे? 61 कोडॉन होते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। तो 61 कोडॉन, 20 अमीनो एसिड। ठीक है, तो कई टी आरएनए ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन के साथ भी बाइंडिंग करते हैं, तो 20 से ज़्यादा टी आरएनए होते हैं। ठीक है, और हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेशलाइज्ड टी आरएनए होता है। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड 20 प्रकार के हैं, तो 20 प्रकार के हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेशल टाइप का टी आरएनए होगा। ठीक, तो ये कैसे काम करते हैं आगे हम देखते हैं पूरा स्टेप बाय। ये 4 स्टेप इसमें होता है, 3 स्टेप मेनली, एक प्रिपरेशन स्टेप है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा? तो एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ जब बाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये हर अमीनो एसिड के साथ होगा, हर बार पूरी प्रक्रिया के दौरान चलता रहेगा। मेन स्टेप ये तीनों हैं। इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन,
इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इलोंगेशन यानी वो मैसेंजर आरएनए में आगे बढ़ते जाएगा और कोडोन को रीड करके नए नए एमिनो एसिड जोड़ते जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि 1000 एमिनो एसिड का है, तो वो कैसे 1 बाई 1 एमिनो एसिड को ऐड करेगा, तो उस प्रक्रिया को इलोंगेशन कहते हैं ना। लास्ट में टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन है समापन होता है। तो इसमें जो जितना भी बनने के बाद एक स्पेशल कोडोन आता है, स्टॉप कोडोन, तो वहाँ पर ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया रुक जाती है। तो क्रम वाइज से हम देखते हैं, सभी स्टेप्स को हम देखते हैं वन बाय वन। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ता है। तो अमीनो एसिड और टीआरएनए, ठीक है, हर अमीनो एसिड के लिए स्पेशल टीआरएनए होता है, ठीक है, वो सभी के लिए स्पेशल होता है। साथ में हमको यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी यहाँ पे एनर्जी सोर्स के रूप में होता है। इसमें जो 3 फॉस्फेट हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना ये, तो 3 फॉस्फेट हैं, उनके फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी सेव रहती है। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, तो ये मोनोफॉस्फेट बच जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। साथ में एनर्जी जो निकलती है वो इस प्रक्रिया में यूज्ड होती है एमिनो एसिड और टीआरएनए को जोड़ने के लिए। तो इसको हम एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड भी कहते हैं। इसमें जो एंजाइम होता है एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है जो कि इस प्रक्रिया को कैटेलाइज करता है, ठीक है, एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो ये हर अमीनो एसिड को, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो सब के लिए एक्टिवेशन का कार्य करेगा, और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान चलते रहता है ना। ये देखिए, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं ये टीआरएनए है, ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए फॉस्फेट ग्रुप के साथ एडिनोसिन जुड़ता है एटीपी का, और उसके साथ जुड़ जाता है अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस तरह जब ये जुड़ जाता है तो ये चार्ज हो जाता है। ये मैंने डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा बताया है, ठीक। तो हर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम भी होते हैं, 20 टाइप के, ठीक है। जितने एमिनो एसिड उतने टाइप के सिंथेटेज एंजाइम भी होंगे जो टीआरएनए से उसको जोड़ेंगे, ठीक है। 20 एमिनो एसिड प्रोटीन में होते हैं, 20 टाइप के एमिनो एसिड्स, है ना। एमिनो एसिड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो एमिनो एसिड के टाइप्स हैं जैसे ग्लाइसिन, वैलिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, है ना, इसका लिस्ट हम बाद में देखेंगे। तो वो 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि कैसे प्रारंभ होता है ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है, ये एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। इसमें सूचनाएं जो हैं कोडोन के रूप में रहती हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो स्टार्टिंग के लिए एक स्पेशल कोडोन होता है जिसको हम स्टार्टिंग कोडोन बोलते हैं, AUG, ठीक है। AUG जहाँ पर होगा वहीं से ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो राइबोसोम का 2 सब यूनिट होते हैं जो, तो उसमें स्मॉल सब यूनिट आके यहाँ पे जुड़ता है। तो स्मॉल सब यूनिट भी एक विशेष सीक्वेंस के आसपास से जुड़ता है जिसको हम साइन डेलगर्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में साइन डेलगर्नो सीक्वेंस होता है, AGGU, ठीक है। ये जनरली जो स्टार्टिंग कोडोन है उससे थोड़ा पहले होता है, जो कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है। यूकैरियोट्स में देखा गया है कि 5 प्राइम जो कैप, यहाँ पे एक G कैप लगता है, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट का कैपिंग होता है यूकैरियोट्स में। तो वो जनरली AUG उसी के आसपास रहता है, तो यहीं से वो राइबोसोम बाइंड कर जाता है ना। प्रोकैरियोट्स में साइन डेलगर्नो सीक्वेंस, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं साइन डेलगर्नो सीक्वेंस AGGU, इसके यहाँ पर ये बाइंड करता है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल सब यूनिट का में जो एक राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है, तो वो इसका कम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसके कारण से ये देखिए यहाँ पे ये दोनों बाइंड कर गए, ये राइबोसोमल आरएनए का और ये मैसेंजर आरएनए का ये वाला है, ठीक है। तो दोनों बाइंड कर जाते हैं, तो इस तरीके से स्मॉल सब यूनिट जुड़ गया। इस स्मॉल सब यूनिट जुड़ने के लिए जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो IF3, मतलब इनिशिएशन फैक्टर 3
इसमें इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है ना। तो ये यहाँ पे आके जुड़ेगा, तभी ये स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा। तो ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर गया। दूसरे स्टेप में इसी में IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2 और एक GTP उपयोग होता है। जैसे हमने पहले स्टेप में ATP ऊर्जा के सोर्स के रूप में देखा था, एनर्जी सोर्स के रूप में देखा था, वैसे यहाँ पे GTP भी एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, तो GTP और इनिशिएशन फैक्टर 2 ये दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर एक tRNA भी आता है। ठीक है, tRNA में एंटीकोडोन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीकोडोन। जैसे ये AUG है ना, तो AUG के लिए A के लिए U के लिए A और G के लिए C, जस्ट कम्प्लीमेंट्री ये कोडोन होते हैं। कोडोन का कम्प्लीमेंट्री होगा तो एंटीकोडोन। एंटीकोडोन कहाँ होगा? tRNA में होता है। ठीक है, तो AUG जो कोडोन है ये स्टार्टिंग कोडोन है, और इसके साथ जो tRNA आता है वो कौन सा अमीनो एसिड को लेके आता है? ये मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को लेके आता है। मेथियोनिन रहता है जो कि प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड रहता है, यानी एक फॉर्मिल ग्रुप भी मेथियोनिन के साथ जुड़ा होता है। तो पहला जो एमिनो एसिड होता है वो हमेशा क्या होता है? मेथियोनिन। आगे इसको मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या जुड़े? इसके साथ tRNA भी जुड़ गया, और फिर लास्ट में लार्ज सब यूनिट भी आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर IF1 आता है, तो क्या होता है कि ये लार्ज सब यूनिट पूरा नीचे से ये आके जुड़ जाता है। ठीक है, जो पहला अमीनो एसिड है देखिए वो मेथियोनिन होता है इन यूकैरियोट्स और एंड आर्किया में। आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया भी इसको हम बोलते हैं, तो इसमें मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है पहला। और बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया जो कहा जाता है, इसमें एन फॉर्मिल मेथियोनिन, मेथियोनिन ही है, बस उसमें एक फॉर्मिल ग्रुप जुड़ गया है, फॉर्माइलेशन हो जाता है। तो स्पेशल टाइप होता है यू बैक्टीरिया में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो कि प्लांट एनिमल है, उनमें सब में मेथियोनिन होता है। आर्किया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, आर्की बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, पहले कहा जाता आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो उसमें मेथियोनिन होता है। ठीक है, तो ये पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन होगा, ये याद रखना है। ठीक है, और ये फैक्टर जो है 3 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, IF1, ये याद रखना है। ठीक है, एंटीकोडोन कैसे जुड़ता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसका AUG है, तो इसका एंटीकोडोन क्या होना चाहिए? UAC, है ना। क्यों? क्योंकि A हमेशा किसके साथ जुड़ता है? RNA है तो U के साथ हमेशा पेयरिंग करेगा, और G जो है किसके साथ पेयरिंग करेगा? C के साथ। ठीक है, तो जहाँ पर A है देखिए, वहाँ पे सामने क्या होना चाहिए? U, और जहाँ पे U है इसमें AUG में, तो उसके सामने क्या होना चाहिए? A। ठीक है, और जिसमें G है तो उसके सामने C होना चाहिए। तो इस तरीके पेयरिंग इसी तरीके से होता है इसमें। ठीक है, तो A हमेशा U से जुड़ेगा, U A से जुड़ेगा, G C से जुड़ता है। ठीक है, कई बार तीसरा जो कोडोन होता है ना, तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड होता है कोडोन का, वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता है, तो ये कई बार G जो है किसी और से भी बाइंड कर सकता है। इसको हम वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसके बारे में आगे हम देखेंगे भी। ठीक है, परंतु इसमें AUG में UAC एंटीकोडोन होना चाहिए। एंटीकोडोन किसमें? tRNA में ना। इसका एक लूप रहता है यहाँ पे जो कि बाइंडिंग करता है कोडोन से, मैसेंजर RNA के कोडोन से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें जब बाइंड कर जाती हैं, स्मॉल सब यूनिट, tRNA जो कि अमीनो एसिड के साथ है, और लार्ज सब यूनिट, तो ये प्रारंभ हो जाती है प्रक्रिया। इसके बाद मेन है आगे बढ़ना। कैसे आगे बढ़ता है तो देख लीजिए। इसमें जैसे ये लार्ज सब यूनिट में 3 रीजन होते हैं, देखिए E साइट, P साइट और A साइट। ठीक है, ये 3 साइट आप देख रहे हैं। यहाँ पर tRNA बाइंड करता है। जो पहला tRNA आया था वो बीच में बाइंड किया था यहाँ P साइट में। ठीक है, AUG जो इसको थोड़ा सा AUG किनारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों साइट क्या होते हैं देख लेते हैं। A साइट जो है यहाँ इधर से जो है, यहाँ पे अमीनो एसिड tRNA साइट कहलाता है, और यहाँ पर नया अमीनो एसिड इंटर करता है। ठीक है, पहला अमीनो एसिड तो पहला जो tRNA है ये P साइट में ही इंटर कर गया था, बाद में A साइट से इंटर करता है और E साइट से एग्जिट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है,
इधर से आएगा और इसमें अमीनो एसिड को जोड़ के खाली टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, है ना। कैसे आगे इसको देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार दूसरा स्टेप है, ये इलोंगेशन का स्टेप कहलाता है, इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ये जुड़ गया, तो पहला जो एमिनो एसिड जुड़ा था टीआरएनए के साथ वो कहाँ था, पी साइट में था, ये बीचों बीच था। AUG जो आपने देखा ना, ये AUG स्टार्टिंग कोडोन में जुड़ा था, मैंने टीआरएनए को थोड़ा सा छोटा बना दिया है ये, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड दूसरे उसके आगे वाले कोडोन को रीड करता है, जैसे इसमें CAA है यहाँ पर, है ना, इसको रीड करता है, और वहाँ पर एक दूसरा टीआरएनए जो कि एंटी कोडोन होना चाहिए उसका कम्प्लीमेंट्री, C के लिए G होना चाहिए, A और A के लिए UU, यानी GUU कोडोन एंटी कोडोन वाला टीआरएनए आके वहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दूसरा एमिनो टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ आके यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में एक इलोंगेशन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसको इलोंगेशन फैक्टर EF TU कहते हैं। साथ में एक GTP ऊर्जा भी खर्च होती है इलोंगेशन फैक्टर में, सॉरी इलोंगेशन प्रोसेस में, है ना। इस फैक्टर के साथ में ये GTP भी यूज होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर एक पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, मतलब दो एमिनो एसिड हैं, देखिए जो पहले आया था और ये बाद में आया, तो दोनों एक के बाद एक जुड़ते हैं, इसके नीचे ये दूसरा वाला जुड़ जाएगा, इसके ऊपर सॉरी, है ना। तो क्या होगा कि दोनों अमीनो एसिड जुड़ गए, तो दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसा अभी हमने शुरू में देखा था। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनने की जो घटना होती है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के माध्यम से होती है, जो कि इसी जो लार्ज सब यूनिट है इसी का एक्टिविटी होता है, मतलब ये एंजाइम क्रिया इसी लार्ज सब यूनिट में ही होती है, अलग से कोई बाहर से एंजाइम नहीं आता, ठीक है। तो ये जुड़ गया, तो कैसे ट्रांसफ़र हुआ, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे दो अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ गए। अब फिर ये तीसरा वो पूरा राइबोसोम आगे खिसक जाएगा मैसेंजर आरएनए में इसमें, ठीक है, और तीसरा अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ में यहाँ पर इंटर करेगा, यानी तीसरा अमीनो एसिड टीआरएनए इंटर करेगा, ठीक है। फिर वो भी धीरे से यहाँ पे तीनों क्रम में जुड़ जाएंगे, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे ये खिसकता जाएगा, और एक एक कोडोन को, जो कि यहाँ ऊपर मैसेंजर आरएनए में है कोडोन यहाँ तीन के, उसको रीड करते हुए अमीनो एसिड उसी के अनुसार लाते जाएगा। तो हर कोडोन के लिए एक स्पेशल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। जैसे AUG के लिए कौन सा अमीनो एसिड था, मेथियोनिन पहला वाला। CAA जो है ये भी दूसरा टाइप का अमीनो एसिड को कोड करता है, शायद वैलिन देखना पड़ेगा ना इसका कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की घटना जो होती है इसमें खिसकता है जब आगे, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये इलोंगेशन फैक्टर G नाम के एक फैक्टर होता है जो कि प्रोटीन के ही बना होता है ना, जैसे हमने इनिशिएशन फैक्टर देखे थे 1 2 3, वो भी प्रोटीन ही है, और इलोंगेशन फैक्टर भी प्रोटीन ही है। इलोंगेशन फैक्टर TU हमने देखा ऊपर, ये G है। तो G जो है ये ट्रांसलोकेशन का काम करता है, मतलब इसको आगे खिसकाता है, मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम को आगे खिसकाएगा और नया नया कोडोन को रीड करते जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन स्टेप में भी एक GTP और यूज होती है, ठीक है। पहले स्टेप में भी यूज हुआ था यहाँ पे GTP, और दूसरे स्टेप में भी यूज हुआ, तो ये इलोंगेशन का ही स्टेप है पूरा। तो इसमें 2 GTP ऊर्जा खर्च होती है हर अमीनो एसिड के लिए, जितने अमीनो एसिड होंगे उस प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। अमीनो एसिड का जो चेन बनता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो हर अमीनो एसिड के लिए इलोंगेशन प्रोसेस में 2 GTP ऊर्जा खर्च हो जाती है, ठीक है। लास्ट में टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के कोडोन होते हैं जिसको स्टॉप कोडोन कहते हैं, UGA UAA और UAG। ये वाले जब कोडोन आ गए तो समझिए वहाँ पर वो प्रक्रिया रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर एक रिलीज फैक्टर आके जुड़ जाता है, और फिर कोई नया टीआरएनए नहीं आता है,
तो क्या होता है कि ये अलग हो जाता है और यहाँ पर भी एक जीटीपी ऊर्जा यूज होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया में एक ही बार टर्मिनेशन होगा। जैसे हमने देखा था इनिशिएशन में भी एक जीटीपी ऊर्जा यूज हुई थी, तो इनिशिएशन भी तो एक ही बार होगा शुरू में और टर्मिनेशन भी एक बार होगा, परंतु जो इलोंगेशन का स्टेप था वो हर अमीनो एसिड के लिए होते रहेगा। तो इलोंगेशन स्टेप में 2 जीटीपी ऊर्जा खर्च हो रही थी और इनिशिएशन और टर्मिनेशन में एक एक जीटीपी ऊर्जा खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाता है। ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, इनमें से कोई भी कोडोन आ गया तीनों में से तो वहाँ पे रुक जाता है, प्रक्रिया समाप्त हो जाती है वहीं पे ना। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट भी अलग हो जाते हैं। ये देखिए अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये स्टॉप कोडोन था ना। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसने रीड किया और उस कोडोन के अनुसार जितने भी कोडोन थे उसके अनुसार एक एक अमीनो एसिड को ऐड करते गया है ना इसमें। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, AUG से हुआ था, फिर कोई भी कोडोन हो सकता है, जैसे हमने ACC लिया है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे कोडोन आते जाएंगे और उसको रीड करके टर्मिनेट स्टॉप कोडोन तक वो जाता है और वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है। तो दोनों सब यूनिट भी अलग हो गए, मैसेंजर आरएनए भी फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टेप था। इस प्रक्रिया में एनर्जी कितनी लगती है, तो एनर्जी लगती है अलग अलग प्रक्रिया स्टेप वाइज है। तो 2 ATP तो लगती है हर ईच अमीनो एसिड के लिए चार्जिंग में, मतलब उसके एक्टिवेशन में लगता है 2 ATP ऊर्जा है ना। एक ATP हम ले रहे थे याद करिए, तो वो किस में बदल जा रहा था, उसके 2 फॉस्फेट टूट रहे थे तो AMP में बदल जा रहा था ना, मोनोफॉस्फेट में, ट्राईफॉस्फेट से सिंगल फॉस्फेट यानी मोनोफॉस्फेट में। तो 2 ATP ऊर्जा के बराबर खर्च हो रही थी। तो ये हर अमीनो एसिड के लिए होगा 2 ATP। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 100 एमिनो एसिड का कोई पॉलीपेप्टाइड है तो उसके लिए कितने ATP लगेंगे, 200 ATP खर्च होगा। ठीक है, और फिर आगे इनिशिएशन स्टेप में 1 GTP खर्च होता है, तो इनिशिएशन तो एक बार होगा, तो 1 GTP जो कि लगभग 1 ATP के बराबर ही एनर्जी होता है, ये खर्च होगा। और 2 GTP ऊर्जा हर अमीनो एसिड के लिए लगती है, कौन से, इलोंगेशन स्टेप में है ना। तो 2 GTP यानी 100 एमिनो एसिड हैं, तो इलोंगेशन स्टेप में कितने आएंगे, 99। एक तो पहले ही आ गया, इनिशिएशन में ही ऐड हो गया एक अमीनो एसिड, तो 99 जो एमिनो एसिड हैं वो इलोंगेशन स्टेप में ऐड होंगे एक के बाद एक, मतलब 99 × 2 198 GTP इसमें भी खर्च होगा है ना। और लास्ट में टर्मिनेशन वाला स्टेप है, उसमें भी एक टर्मिनेशन वाले में भी 1 GTP खर्च हो रही, तो टर्मिनेशन भी एक बार ही होगा है ना। तो देखिए 1 GTP इनिशिएशन में, 198 इलोंगेशन में और एक टर्मिनेशन में, मतलब ये टोटल 200 GTP हो गए। और 200 क्या थे शुरू में, ATP एमिनो एसिड के चार्जिंग में जो उपयोग हो रहे थे, तो टोटल कितना होगा 400। यानी अगर 100 समझ लीजिए, डायरेक्ट समझ लीजिए कि 100 का चाहिए, 100 अमीनो एसिड लंबा अगर कोई प्रोटीन बन रहा है या पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, तो उसमें 400 ATP या GTP के बराबर एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है एक प्रकार का, और GTP यानी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये एनर्जी के रूप में भी उपयोग होते हैं, क्योंकि इनमें जो फॉस्फेट होता है ना, जैसे फॉस्फेट होता है 3 फॉस्फेट, उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं तो वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं और उनमें एनर्जी स्टोर रहती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर रहती है। तो जब ये टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, पॉलीराइबोसोम का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे राइबोसोम के दोनों सबयूनिट जुड़ते हैं मैसेंजर आरएनए में ना, तो जब एक राइबोसोम यहाँ पे जुड़ा फिर वो धीरे धीरे आगे खिसकते जाता है, तो जब ये आगे खिसक गया तो पहला वाला जगह खाली हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा में राइबोसोम आकर जुड़ जाता है। ये और आगे खिसकते जाएंगे और ये शुरुआत में और नए नए आकर जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही मैसेंजर आरएनए में एक से ज़्यादा राइबोसोम एक ही समय में जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा पहले बन चुका था,
आगे बढ़ गया है, मतलब थोड़ा लंबा इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया है, इसमें और लंबा, इसमें और लंबा, है ना, और इसमें और लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया है, इसमें और लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया है। तो ये इधर जाके यहाँ ख़त्म होगा तो निकल जाएगा, और ये फिर धीरे धीरे आगे सभी एक दूसरे पीछे पीछे आगे खिसकते रहेंगे और अपना सिंथेसिस चालू रहेगा। तो एक ही मैसेंजर आरएनए पे एक साथ कई राइबोसोम जुड़ के प्रोटीन बनाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में इफ़िशियंटली, मतलब कम समय में ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉलीराइबोसोम, इसको हम कहते हैं। ये देखने को मिलता है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कोडोन AUG होता है। कुछ में GUG को भी स्टार्टिंग कोडोन के रूप में देखा गया है, GUG। जनरली AUG आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर बुक्स में लिखा होगा, मोस्ट कॉमनली है, शुरू में भी यही बताया गया था। GUG भी स्टार्टिंग कोडोन के रूप में देखा गया है, पर स्टार्टिंग कोडोन के रूप में वो मेथियोनिन को ही रिप्रेजेंट करता है, परंतु बीच में आता है तो वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एक सामान्य सा कोडोन देखें अगर, तो टोटल कोडोन कितने हो सकते हैं? 64 कोडोन हो सकते हैं, क्योंकि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, A U C और G। U मतलब DNA में T होता है, RNA में U होता है ना। तो ये 4 टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनका अगर हम 3-3 का ग्रुप बनाएं रैंडमली, है ना, कोई भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है अगर, तो 64 संभावनाएं होती हैं कोडोन के। उसमें से 3 स्टॉप कोडोन है, मतलब कोई भी अमीनो एसिड नहीं होगा, और 61 जो कोडोन है ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो मतलब एक से ज़्यादा कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, जैसे फेनिल एलेनिन, देखिए यहाँ पे फेनिल एलेनिन 2 ठो कोडोन है, UUU और UUC। ये दोनों कोडोन फेनिल एलेनिन को ही कोड करते हैं। ल्यूसीन के लिए भी देखिए 6 कोडोन है, ये दोनों और ये चारों कोडोन, ये भी ल्यूसीन है ना। 6 कोडोन जो है ल्यूसीन को ही कोड करते हैं। कोई भी कोडोन आएगा इनमें से, वहाँ पर ल्यूसीन वाला टीआरएनए ही जाके जुड़ेगा। ठीक है, सीरीन ये के लिए 4 कोडोन है, प्रोलीन के लिए 4 कोडोन है, हिस्टिडीन के लिए 2 कोडोन है, ग्लूटामीन के लिए 2 कोडोन है, टायरोसिन के लिए 2 कोडोन है, ये दोनों स्टॉप कोडोन है, ये भी स्टॉप कोडोन है। सिस्टीन के लिए 2 कोडोन है, ट्रिप्टोफैन के लिए 1 कोडोन है ना। सीरीन के लिए 4 यहाँ है और 2 ठो यहाँ पर भी है, देखिए सीरीन के लिए, है ना। तो सीरीन के लिए भी 6 कोडोन होते हैं, ल्यूसीन के लिए भी 6, और एक और है जिसके लिए 6 कोडोन होते हैं ना। तो ये कोडोन का मैंने लिस्ट बना दिया है, 64 कोडोन कौन कौन से एमिनो एसिड को कोड करते हैं। आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोडोन है, मेथियोनिन के लिए 1 है, AUG, जिसको स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं ना। वेलिन के लिए 4 कोडोन है, एलेनिन के लिए 4 कोडोन है, थ्रियोनिन के लिए 4 कोडोन है, प्रोलीन के लिए 4 कोडोन है, ग्लूटामिन 2 कोडोन है, एस्पेराजिन 2 कोडोन, लाइसिन 2 कोडोन, सीरीन 2 कोडोन, अर्जिनिन 2 कोडोन, ग्लाइसिन 4 कोडोन, एस्पार्टेट 2 कोडोन, ग्लूटामेट 2 कोडोन। अर्जिनिन 2 यहाँ है और 4 यहाँ भी है, 6 कोडोन इसके होते हैं अर्जिनिन के लिए। ठीक है, तो ये सब जो 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं, ये एमिनो एसिड ही कोई भी क्रम हो सकता है ना। तो 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं और उनका कोई भी क्रम हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, अलग अलग साइज का, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार, इसी कारण से क्या होता है कि अमीनो एसिड के जो प्रोटीन बने होते हैं, ये हजारों की संख्या में अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हजारों प्रकार के प्रोटीन हमारे कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो बने इसी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से होते हैं। 2 एमिनो एसिड और इसमें बताया जा रहा है कि 2 एमिनो एसिड और डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट होते हैं, सिस्टीन के साथ सेलेनोसिस्टीन, और एक और है कोई प्रोलीन या हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ऐसा ही कुछ है, उसको देख लेंगे ना। और कुछ एमिनो एसिड बाद में जुड़ने के बाद मॉडिफाई भी होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये 20 टाइप के अमीनो एसिड, और ये कोडोन है 61 कोडोन, ये 64 कोडोन है जो कि अलग अलग काम करते हैं, 3 स्टॉप कोडोन है। ठीक है, तो स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए 4 ATP यूज होता है, 2 ATP और 2 GTP यूज होता है, तो टोटल 4 एनर्जी बॉन्ड यूज होते हैं फॉस्फेट वाले।
ठीक है। तो ये टर्मिनेशन, इलोंगेशन और इनिशिएशन था। ठीक है, सभी में फैक्टर इन्वॉल्व हुए। टीआरएनए सिंथेटेज मतलब जो अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ रहा था। टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए, है ना, ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करता है। ये चारों स्टेप हमने देखा। तो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस में यही सब होता है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं। जो मेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज है, जो कि दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ना, दो एमिनो एसिड के बीच में। ठीक है, जैसे एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप है ना, इधर से, और एक एमिनो एसिड का NH2 एमिनो ग्रुप होगा, तो NH और इसका OH निकल जाएगा और CO बचेगा, तो CONH एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, N और C के बीच में बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है जो, है ना। ये CO है मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, और ये एमिनो ग्रुप है। ठीक है, तो एमिनो ग्रुप दूसरे का एमिनो ग्रुप इधर से जुड़ेगा और फिर उसका इसका भी इधर एक COH होगा, तो वो COH दूसरे वाले और आगे वाले एमिनो एसिड के NH2 से जुड़ते जाएगा। तो इस तरीके से CONH एक बॉन्ड बनते जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है ना। तो इसमें इतना ही देखते हैं।